जिनेक्स रिकैप में आपका स्वागत है। वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो येलो वाली लड़की कहती है तुम सच में एक मेज हो। तो नैन्सी कहता है अरे तुम सडनली ये क्या कह रही हो। तो वो लड़की कहती है अभी का जो सिचुएशन है वो एकदम मैजिक की तरह ही है। तुमने बस एक सिंगल इंटरव्यू के साथ अज़ूरी टावर को सही कर दिया। मैं तो अभी भी इसे बिलीव नहीं कर सकी और तुम्हारा शुक्रिया कि हमारा रिकवरी पोर्शन का सेल एकदम बूम हो गया है। तब नैन्सी पूछता है तो क्या ये अच्छा था। तो लड़की कहती है हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छा था। सिरिन के अलावा भी बहुत ज्यादा सिटीज इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिमांड कर रहे हैं और तुम्हारा इटरनल डिस्काउंट स्ट्रेटेजी एकदम काम करेगा। तो नैन्सी कहता है बढ़िया। तो लड़की कहती है जबकि ये इतना ज्यादा अच्छा काम करेगा है इसलिए मैंने मिलिट्री को कांटेक्ट किया था कि अगर वो खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन अभी वो इसके मूड में नहीं लगते हैं शायद। तो अब नैन्सी कहते हैं वेल उन लोगों का हमेशा अज़ूरी टावर के साथ अच्छा डील रहा है तो उन लोगों को स्विच करने की जरूरत नहीं है और ऑल्सो अभी के लिए हमारा पर्सन मार्केट में कोई इशू नहीं है ना। तो तुम मुझे छोटी छोटी बात क्यों रिपोर्ट कर रही हो और ये बताओ मुझे रिपोर्ट ही क्यों कर रही हो। तो वो लड़की सोचती है क्योंकि तुम हमारा पर्सन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का हेड हो। देन वो लड़की कहती है तो परफॉर्मेंस वाला रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है तुम्हारा। तो अब नैन्सी कहता है हाँ तुम महीने में एक बार दे दोगे तो भी चलेगा। तो वो लड़की कहती है क्या तुम सारा काम मेरे ऊपर छोड़ के तुम घूमने जाओगे क्या। तो अब नैन्सी कहता है क्या मैं घूमने जाऊंगा, नहीं भाई मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ जबकि मैंने स्टोरेज रूम को अभी भर दिया है तो मुझे अभी इंटरनल स्टेबिलिटी के बारे में कुछ करना ही पड़ेगा जैसे कि खोया हुआ रेफरेंस बुक। हाँ उनको बनाने में ज्यादा कुछ नहीं लगेगा लेकिन चाहे जीनियर ऑस्कर कितना ही जीनियस क्यों ना हो अगर मैं सडनली इतना ज्यादा चीजें को अनाउंस कर दूंगा तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज हो जाएगा। मैंने इसका अनले के जीनियस वाला टाइटल कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर दिया लगता है और अभी मैं किसी और का नाम इस्तेमाल करूंगा बाकी सब काम करने के लिए। मैं इस तरह का एक मेज का इस्तेमाल करूंगा जिसके पास की मैजिक थ्योरी का एकदम नॉलेज हो और उनका फेम स्टेटस और एज भी सही हो। क्या एक ऐसा इंसान आसमान से नहीं गिर सकता क्या, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक रूम में जहाँ पे की मकड़ियों का जाल लगा होता है। वहाँ पे ग्रीन वालों में एक लड़का होता है जो की अंगड़ाइयां ले रहा होता है। वो सामने देखता है और कहता है हाँ मैंने बहुत समय से सनलाइट को नहीं देखा। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर मैक्सिम और फ्रेडलिना आ जाती है। एल्डर कहता है वाह बहुत समय से तुम्हें नहीं देखा। तो एल्डर फ्रेडलिना कहती है स्वेन तुम तो इस बार बहुत जल्दी आ गए, क्या ये 3 महीना हुआ, तुम्हारा रिसर्च कैसा रहा। तो वो ग्रीन वालों में स्वेन कहता है आई गेस ये इतना भी अच्छा नहीं था। फिर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है द व्हाइट टावर का थ्योरी में स्वेन कोच। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं स्वेन कोच अपने सर को पकड़ के कहता है वो मेरा मैजिक मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, मुझे कैसे भी हो इस साल का व्हाइट नाइट फेस्टिवल में उसको प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी भी मेरे पास इसका राइट मानर वैल्यू का रिजल्ट नहीं है, क्या मैं फिर से वापस उसी रूम में चला जाऊं। तो एल्डर मैक्सिम कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें इतना ज्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए, वो एक रिसर्च है जो कि डिफिकल्ट होने वाला है। तो एल्डर फ्रेडलिना कहती है तुम इसे 7 सालों से रिसर्च कर रहे थे है ना। तो वो स्वाइन कहता है हाँ जब तक मैं इसके रिजल्ट वैल्यू को पता लगा लूंगा तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एल्डर फ्रेडलिना कहती है आई गेस ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हुआ होगा। तो एल्डर मैक्सिम कहता है तो एक असिस्टेंट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, लाइक एग्जांपल ऑस्कर क्रिश्चियन। तो स्वाइन कहता है हाँ क्या नो वे, एक लेवल 1 का मैजिक इस चीज को समझ ही नहीं पाएगा। तो एल्डर फ्रेडलिना कहती है नहीं अभी वो लेवल 2 में है। तो एल्डर स्वाइन कहता है क्या सच में। तो एल्डर फ्रेडलिना कहती है हाँ उसने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है। तो एल्डर स्वाइन कहता है क्या तुम तो ऑस्कर को हेट करती थी ना क्योंकि वो तुम्हारा बहुत सारा पैसा खर्चा कर देता था। तो एल्डर फ्रेडलिना कहती है हाँ वो पहले की बात है। तो एल्डर मैक्सिम कहता है तुम अभी ये बात इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम बहुत समय से अपने रिसर्च में बिजी थे और रिसेंटली व्हाइट टावर के साथ क्या क्या हो रहा है ये बात तुम्हें पता नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा व्हाइट टावर का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा बदल गया है। तो एल्डर स्वाइन कहते हैं अच्छा ऐसा है, सभी लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि वो अभी खुश लग रहे हैं, क्या किसी ने लॉटरी जीता है क्या। तो एल्डर मैक्सिम कहते हैं आई गेस तुम ऐसा ही समझ सकते हो क्योंकि ऑस्कर क्रिश्चियन फाइनली अपने पोटेंशियल का यूज कर रहा है। तो एल्डर स्वाइन कहते हैं तो एल्डर फ्रेडलिना कहती है जब ये चीजें हो रहा था तुम्हें वहाँ पे उसको देखना चाहिए था, कितना ज्यादा दुखी बात है कि तुम ये नहीं देख पाए। तो एल्डर फ्रेडलिना कहती है पता है तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे कह के वो उसको बताने लगी है। तो एल्डर स्वाइन कहते हैं अच्छा तो तुम कह रहे हो कि वो बच्चा अभी एल्केमी में बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। तो एल्डर फ्रेडलिना कहती है हाँ वो एल्केमी में तो अच्छा ही है लेकिन उसके अलावा भी ऐसा लगता है कि उसको किसी बिजनेसमैन का घोष ने वजह कर लिया है, वो बिजनेस में बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है। और एल्डर मैक्सिम कहता है और वो बहुत ज्यादा अच्छा लेक्चर भी देता है और तुम अगर उसके लेक्चर को सुनोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वो लेवल 2 का है, वो इतना ज्यादा खतरनाक समझाता है उस चीज को देख के तुम्हें लगेगा कि वो एक हाई रैंकिंग मैच है जो थ्योरी में एकदम खतरनाक है। तो एल्डर स्वाइन कहते हैं ठीक है समझ गया, तुम शांत हो जाओ, जबकि तुम इतना ज्यादा रिकमेंड कर रहे हो तो मैं उससे जरूर मिलूंगा लेकिन ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, मैं उसको नीचे नहीं देख रहा लेकिन मैं जो रिफर कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इवन तुम एग्जाम्पल के तौर पे ये ले सकते हो कि हमारा टावर एक ही चीज है लेकिन वो ऊपर से नीचे तक एकदम अलग ही है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो हाँ वो एक जीनियस हो सकता है लेकिन एक लेवल 2 का मैच का व्यू एकदम लिमिटेड है। और मैं बता दूं और मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ अभी वो है इननेट मैजिक ऑफ जीनियस ऑफ ऑल जीनियस, द मैच ऑफ ऑल मैचेस, द आर्क मैच, ऑस्कर सेज। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एमसी वो कहता है क्या एक सडन टेस्ट। तो एल्डर स्वाइन कहते हैं हाँ। फिर वो कहता है तुमने तुम्हारा मेमोरी को खो दिया है ना, तो मैं अपने आप को
इंट्रोड्यूस करता हूँ। पहले मेरा नाम है स्वेन कोच और मैं व्हाइट टावर का एक एल्डर हूँ और मैं थ्योरेटिकल मैजिक का एल्डर हूँ जो कि लॉस्ट मैजिक को रिकवर करता है। मैं एक रिसर्च में काम कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरे अकेले से ये पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा कुछ टाइम नहीं है और मैंने इसे 7 साल तक किया है फिर भी अभी तक नहीं हुआ है। फिर अपने एमसी मन में सोचता है एक मेज जो कि थ्योरी मैजिक के बारे में बहुत ज्यादा जानता है और उसके पास ठीक ठाक फेम है, स्टेटस है और उनका एज भी ठीक है। मैं जैसा इंसान ढूंढ रहा हूँ ये वो सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। फिर एल्डर स्वाइन कहता है मैं तुमसे फेवर मांगने आया हूँ लेकिन मैं सॉरी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे एक टेस्ट ले रहा हूँ। तब नैन्सी कहता है नहीं, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। जब आप किसी को ढूंढ रहे हो आपके रिसर्च के लिए तो उनका एबिलिटीज को टेस्ट करना ही चाहिए। तो एल्डर स्वाइन कहते हैं कितना ज्यादा अच्छा एटीट्यूड है। फिर वो कहता है 50 मिनट काफी रहेंगे है ना। तो अब नैन्सी कहता है हाँ मैं मेरा बेस्ट करूंगा। फिर वो अपने मन में सोचता है जबकि मेरे साथ एल्डर स्वाइन है तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा कि एक लेवल 2 के मेज ने इस रिसर्च में कंट्रीब्यूशन दिया है, अब सही रहेगा, मैं सब कुछ सही से करूंगा। ऐसा कह के वो टेस्ट देने लगता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा इजी है, एक लेवल 5 या फिर लेवल 6 का थ्योरी मैच इसको इजीली सॉल्व कर देगा। और मुझे इस क्वेश्चन को देख के ये लग रहा है कि वो एक ऐसा रिसर्च चाहता है जो कि बेसिक एरर को पकड़ के उसको सॉल्व करे। और इतने में मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि वो अभी जो भी रिसर्च कर रहा है वो उसके फाइनल रिवीजन में है और वो अभी राइट माना वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। अपना एल्डर स्वाइन एमसी को लिखते हुए देख रहे होते हैं और वो मन में सोचते हैं एक लेवल 2 का मैच इतना ज्यादा क्विकली इसे सॉल्व कर रहा है, ये तो लास्ट पेज तक आ गया है, ये तो एकदम इम्पॉसिबल है। अगर इसको हाई रैंकिंग मैच की कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो तभी ये सब कर सकता है। क्या वो ऑलरेडी लास्ट पेज में पहुंच गया है? मे भी ऐसा हो सकता है कि वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है इसलिए वो आधा आधा लिख के छोड़ रहा है। फिर हम देखते हैं अपना एमसी वो सब लिख रहा होता है। एल्डर अपने मन में सोचते हैं हाँ वो शायद ज्यादा सरप्राइज हो गया होगा क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं वो शायद अलग ही डायमेंशन का है जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर अपने एमसी कहता है ये तो शायद वही मैजिक है जिसे कि मैंने बनाया था। हाँ ये देख के मुझे अच्छा लगा, ये जो मैजिक है शायद इसका मटेरियल अभी भी होगा है ना। फिर अपने एमसी कहता है मेरा हो गया सर। ऐसा कि वो टेस्ट पेपर को आगे बढ़ाता है तो एल्डर स्वाइन कहता है बढ़िया किया। और वो अपने मन में सोचता है हाँ इसने आखिरी क्वेश्चन को भी आराम से लिख दिया बिना किसी चीज को सॉल्व किए हुए। ऐसा कि वो डिसअपॉइंट हो रहे होते हैं और पेपर को पीछे करके देख रहे होते हैं और मन में सोचता है मैं सोच रहा था कि अगर हम एक साथ रिसर्च करें तो वो किस तरह का अप्रोच लाएगा, लेकिन इसने तो मेरे क्वेश्चन का डिफिकल्टी देखते ही इसको सॉल्व करने की भी कोशिश नहीं किया। जब एल्डर मैक्सिम ने इसे रिकमेंड किया था तो मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन ऐसा वो सोच ही रहे होते हैं। लेकिन तभी वो क्वेश्चन को देख के हैरान हो जाते हैं और मन में सोचता है क्या ये सब कुछ करेक्ट है? इसने सारा कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट तो एकेडमी का प्रोफेसर के लेवल पे होना चाहिए, एक मेयर लेवल 2 का मैच ये कभी नहीं कर सकता। आखिर इसका अरिथमेटिक एबिलिटीज कितना ज्यादा इंप्रेसिव है। फिर वो उन पेपर को देखने के बाद कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन सही है? तब एमसी कहता है हाँ। तो वो प्रोफेसर कहते हैं जो तुमने 4 माना वैल्यू को लिखा है वो सब सही है? तो अब एमसी कहता है हाँ मैंने इसे फ्लूइड माना वैल्यू में लिखा है। क्या मेरा अप्रोच गलत था? जो इस फॉर्मूला का स्ट्रक्चर है अगर हम यूनिफाइड माना वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे तो वो एरर आएगा। तो मैंने सोचा कि मैं फ्लूइड माना वैल्यू का इस्तेमाल कर लूं जो कि इसके प्रोसेस को चेंज कर देगा। ये बात सुन के वो कांपने लगते हैं और कहते हैं ऑस्कर क्या मैं इस वैल्यू को अभी ही टेस्ट कर सकता हूँ? फिर सीन शिफ्ट होता है और वो कुछ टेस्ट करने लगते हैं और कहते हैं कैसे, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? फिर वो अपने एमसी का हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हें सपोर्टिंग रिसर्चर के बजाय मैं तुम्हें को ऑथर बना दूंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एमसी कहता है क्या नहीं भाई ये ठीक नहीं है। और एमसी कहता है तो आप इस मैजिक को रिसर्च कर रहे थे क्या? तो एल्डर कहता है हाँ तुम सही हो, जो तुमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है उसको प्रीवियस जनरेशन मैजिक टावर मास्टर ऑस्कर सेज ने बनाया था जिसका नाम है ओरोबोरस। और एमसी चौंक जाता है और कहता है लेकिन ये इस मैजिक को रिकवर करना क्यों चाहता था और भाई इसको 7 साल लग गया क्या इसके लिए? फिर अपने एमसी बताता है ये मैजिक इसके लिए तुम्हें बस एक ही बार माना को इस्तेमाल करने की जरूरत है और ये नियरली अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा। ये परफेक्ट इनफाइनाइट माना सोर्स का थ्योरी है, हेंस इसका नाम ओरोबोरस रखना एकदम सही है जो कि एंडलेस सर्कुलेशन एंड इटर्निटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मेरे स्टैंडर्ड से ये एकदम फेलियर है। ह्यूमैनिटी जो कि जमीन और पानी को कॉन्कर किया वो अपने फाइनल लोकेशन को रीच नहीं कर पाए और वो था आसमान। और हमारा ब्लू स्काई प्रोजेक्ट का एम था कि हम आसमान को कॉन्कर करें। जब हमारा डीमन के अगेंस्ट वार चल रहा था तभी हमने एयरक्राफ्ट को डेवलप किया ताकि हमें एडवांटेज मिले और इसी वजह से मैंने ओरोबोरस मैजिक को क्रिएट किया था इसके सोर्स के तौर पे, जबकि ये मैजिक थ्योरी एकदम परफेक्ट होने के करीब था। लेकिन ये प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ दिया गया क्योंकि ये इतना ज्यादा पावर को प्रोड्यूस नहीं कर पाया कि ये एक एयरक्राफ्ट को एनर्जी दे सके। इसके बदले में तुम कुछ और मैजिक भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम्हें एयरक्राफ्ट जितना एनर्जी नहीं चाहिए तो क्या इस बंदे ने इसके लिए 7 साल अपना बर्बाद कर दिए? फिर एल्डर कहता है मैं जल्दी से सासा को जाके ये बात बता दूंगा, डिलीवरी बिजनेस का फाउंडेशन स्टोन अभी प्रिपेयर हो गया है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। अपने एमसी कहता है क्या मेरा यंगेस्ट ये टावर मास्टर इसलिए ये डेवलप करना चाहती है क्योंकि वो इसको डिलीवरी सर्विस में इस्तेमाल करेगी? तो एल्डर कहते हैं हाँ। फिर अपने एमसी रोते हुए अपने मन में सोचता है सासा आखिर तुमने तुम्हारे मास्टर को कितना ज्यादा मिस किया, तुमने इसका यूज केस को डिसाइड भी नहीं किया, फिर भी तुम इसको रिकवर कर रहे हो। फिर एल्डर कहता है तुमने मेरे और टावर मास्टर का लॉन्ग टाइम विश को फुलफिल किया है और स्काई पाथ को ओपन करने के लिए ये हमारा पहला स्टेप है। 7 सालों में ये हमने पहला स्टेप लिया
लिया है। फिर अपना एमसी कहता है क्या पास्ट का सेम चैलेंज को रिपीट करना चाहते हैं क्या? तो एल्डर कहते हैं हाँ, औरोबोरस एक इंजन की तरह काम करेगा। फिर अपना एमसी कहता है लेकिन इस मैजिक से एक एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना ये तो इम्पॉसिबल है ना? ये बात अपना एमसी पास्ट के रिकॉर्ड के बेस में कह रहा होता है। तो एल्डर कहते हैं हाँ, सिर्फ औरोबोरस के साथ एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट कभी भी नहीं बनाया जा सकता। तो अपना एमसी कहता है तो क्या करना चाहिए? तो एल्डर कहता है लेकिन अभी का सिचुएशन पिछले 23 साल पहले की सिचुएशन से अलग है। तो अपना एमसी कहता है क्या अलग है? तो एल्डर कहते हैं हाँ, क्योंकि अभी हमारे पास ये है, हम देखते हैं एक बल्ब को। फिर अपना एमसी सोचता है क्या मैजिक इंजीनियरिंग? तो एल्डर कहते हैं हाँ, तुम सही हो। ऑस्कर सेज ने ब्लू स्काई प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और उन्होंने उनका इननेट मैजिक को क्रिएट किया और गोल्डन टावर ने इसके लिए हमारे साथ काम किया था और उन्हें उस प्रोजेक्ट से एक चीज मिला और वो है मैजिक इंजीनियरिंग। और उसी के मदद से वॉर खत्म होने के बाद उन्होंने एकदम खतरनाक तरीके से सारा चीज डेवलप करना शुरू किया। और एमसी मन में सोच रहा होता है हाँ, मुझे पहले ही डिस्कवर कर लेना चाहिए कि ये मैजिक इंजीनियरिंग कैसे शुरू हुआ था। अगर ये मेरे पास होता तो व्हाइट टावर के पास अभी बहुत ज्यादा पैसे होते। फिर एल्डर कहता है जो हमारे पास औरोबोरस का थ्योरी है उसके आउटपुट के साथ हम मैजिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, तो हम उससे एक एयरशिप इजीली फ्लाई कर सकते हैं और मैं इसके लिए बैटरी को इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो कि इसको इंक्रीज कर देगा। ये बात सुन के अपना एमसी हैरान हो जाता है। फिर एल्डर कहता है यहाँ पे एक बैटरी है जो कि औरोबोरस के विंड को रिचार्ज कर सकता है, तो हम उस बैटरी को इस्तेमाल करेंगे औरोबोरस का माना को रिचार्ज करने के लिए, जिससे कि उसको कंटिन्यूअसली इनफिनिट पावर मिलता रहेगा। तो अपना एमसी उनसे पूछता है क्या गोल्डन टावर को इस रिसर्च के बारे में पता है? तो एल्डर कहते हैं नहीं, गोल्डन टावर इस आइडिया को एकदम कचरा समझता है और वो उनका खुद का एक ट्रांसपोर्टेशन मेथड को इन्वेंट कर रहा है। उन्होंने आयरन हॉर्स को बनाया है जो कि जमीन पे चलता है और वो उसको ट्रेन बुलाते हैं। तो अपना एमसी सोचता है क्या ट्रेन? फिर वो सोचता है मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ कि ये क्या है, लेकिन जितना मैं गोल्डन टावर के मास्टर को जानता हूँ वो कभी भी फील्ड बिजनेस में ध्यान नहीं देगा और मैं श्योर हूँ कि ट्रेन भी ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा होगा। हाउएवर वो हमारा एयरशिप की तरह शॉकिंग नहीं होगा। फिर वो उनसे कहता है अच्छा, तो इसलिए तुम इतना ज्यादा डिफिकल्ट बिजनेस को शुरू करने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम डिलीवरी मार्केट को मोनोपोलाइज कर सको आसमान की मदद से? तो एल्डर कहता है हाँ, तुम सही कह रहे हो। अभी हमारा ट्रांसपोर्टेशन कैरेज और शिप में ट्रांसपोर्ट होता है, जब ये ट्रेन एक्टिवेट हो जाएगा तो ये सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन तभी अगर हम अपने एयरशिप को एक्टिव कर ले तो ट्रेन भी उसके सामने पुराना लगने लगेगा, क्योंकि आसमान एक ऐसी जगह है जिसको कि आज तक कोई भी कॉन्क्योर नहीं कर पाया है। तो हम चाहते थे कि हम इसको कॉन्क्योर करें और औरोबोरस वेल को रिकवर करें और व्हाइट नाइट फेस्टिवल में हम इसको रिवील करें। यही हमारा मेन गोल था और तुम्हारे वजह से हमारा विश फुलफिल हो पाया है, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो एमसी अपने मन में सोचता है जो ड्रीम मैंने पीछे छोड़ दिया था और मुझे लगता था कि ये इम्पॉसिबल है, वो मेरे डिसाइपल लोग नहीं भूले, तो मुझे जरूर इनके लिए कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। फिर वो उनसे कहता है जबकि हम ये कर ही रहे हैं तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम व्हाइट नाइट फेस्टिवल के दिन एयरशिप के प्रोटोटाइप को रिवील करेंगे। तो एल्डर हैरान हो जाते हैं। फिर अपने एमसी कहता है हम इस चीज को गोल बनाएंगे, ये कैसा रहेगा? तो एल्डर कहता है हाँ, ये डेफिनेटली सही रहेगा, लेकिन अगर हमारे सामने कॉन्सेप्ट की जगह कुछ रियल चीज होगा तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, है ना? तो एमसी कहता है हाँ। तो एल्डर कहते हैं हाँ, तुम सही हो। देन मैं तुम्हें इस मटेरियल को शेयर करूंगा, इन्हें अच्छे से पढ़ना। तो अपने एमसी कहता है ये क्या है? फिर वो पढ़ने लगता है और कहता है ये फॉर्मूला इसे मैंने कभी भी नहीं देखा था, ये तो मैजिक इंजीनियर्ड बैटरी प्रोडक्शन का फॉर्मूला है। फिर वो उनसे पूछता है क्या मैं बैठ के इसे अच्छे से पढ़ सकता हूँ? एल्डर कहते हैं फिर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है इनमें तो औरोबोरस में इस्तेमाल करे जाने वाला फॉर्मूलाज भी है और ये बहुत ज्यादा टफ है, क्या इन्होंने इस सबको चेक किया है? फिर एल्डर कहता है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तो अपने एमसी कहता है ये बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्या हम रिसर्च को इमीडिएटली शुरू करें? तो एल्डर कहते हैं हाँ, ये अच्छी बात है, सुन के मुझे अच्छा लगा और हमारा प्लान अभी के लिए वही है, लेकिन रिसर्च को शुरू करने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो अपने एमसी कहता है वो क्या है? अगर ये कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में है तो मैं जरूर इसको सीक्रेट रखूंगा। तो एल्डर कहते हैं नहीं, ये उस बारे में नहीं है, मैं तुम्हें माफी मांगना चाहता हूँ पहले। अब एमसी कहता है हाँ क्यों? फिर वो अपने मन में सोचता है मैंने उस मैजिक को रिकवर किया तो ये क्यों मुझसे माफी मांगना चाहते हैं? क्या ये नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर एल्डर कहता है मैंने तुम्हें एक एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन में मिला लिया है, जब हम ये चीज अनाउंस करेंगे तो जरूर गोल्डन टावर इसके पीछे पड़ जाएगा, चाहे उनको जो भी करना पड़े, चाहे इसके वजह से किसी को मारना है क्यों ना पड़े। तो अब एमसी सोचता है अच्छा ऐसी बात है, मैं तो एक सेकंड के लिए डर ही गया था। फिर अपने एमसी उनसे कहता है ठीक है चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एल्डर कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम इस सिचुएशन को लाइटली ले रहे हो। तो अपने एमसी कहता है मैं श्योर हूँ कि वो बेवजह हमें शू करने की कोशिश करेंगे और सीक्रेटली आपको और मुझे असैसिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो एल्डर कहता है हाँ, तुम्हें इस सबके बारे में पता है, फिर भी तुम इसे लाइटली ले रहे हो। अपने एमसी कहता है हाँ, क्योंकि गोल्डन टावर डरावना है, लेकिन मेरा जिंदगी वो उससे भी ज्यादा डरावना है। अगर मैं इन चीजों से डरता रहा तो मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और मैं इसी चीज से और भी ज्यादा डरता हूँ, तो मैं ऐसे ही हमेशा के लिए भागा नहीं फिर सका, तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा और मेरा करंट स्टेट को बदलना पड़ेगा। उसके बाद एल्डर एकदम ध्यान से सुन रहा होता है। फिर अपना एमसी कहता है अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि व्हाइट टावर के पास कोई पावर नहीं है। हमने पोर्शन मार्केट को अजरे टावर से हार गए और हमारा मिलिट्री के साथ जो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट था उससे भी रे टावर ले गया, और जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो भी हमें गोल्डन टावर के ऊपर
पर ध्यान देना पड़ रहा है और मैं अभी बिलीव करता हूँ कि ये रिसर्च हमें ये पावर देगा कि हम उनके अगेंस्ट खड़े हो सके। और इन चीजों के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बाहरी खतरों से फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुन के एल्डर हंसने लगते हैं और कहते हैं मुझे स्ट्रेंजली अपसेट फील हो रहा है, मैं सारा कूल लाइंस को हार गया, तुम तो बहुत ही ज्यादा कूल हो। फिर अब नैन्सी कहता है आपने ये लाइंस नहीं कहा है फिर भी आप बहुत ही ज्यादा कूल है। फिर एल्डर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है मुझे अब तक पता नहीं था कि तुम इतना ज्यादा फनी इंसान हो, चलो मिल के काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसा कह के वो हाथ मिला लेते हैं। फिर हम देखते हैं डे 1। एल्डर कहते हैं अच्छा इसके बारे में क्या ये वाइल्डर इक्वेशन नहीं है, हमने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया तो ये मैजिक आउटपुट को कम कर रहा है। तो अपने एमसी कहता है हाँ ये सही है, अगर हम इस पार्ट को हटा दे तो इसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है, तो हम इसे मैजिक इंजीनियरिंग से कंबाइन करेंगे। फिर वो कहता है हमारा गोल एक अच्छा एयरशिप बनाना है, अगर हम थोड़ा सा आउटपुट को लूज करते तो भी चलेगा लेकिन स्टेबिलिटी हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो एल्डर कहते हैं हाँ तुम सही हो, तो चलो फिर से ट्राई करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डे 4। एल्डर कह रहे होता है एक आउटस्टैंडिंग टेक्निक को अल्टर करना बहुत ज्यादा हार्ड है, अगर हम इसमें से कुछ भी छेड़छाड़ करें तो एरर आ जाता है। तो अब नैन्सी कहता है हाँ कोई बात नहीं हम ठीक ही कर रहे हैं। फिर एल्डर कहता है हाँ हम ठीक ही कर रहे हैं लेकिन इसे और भी ज्यादा सेफ बनाना पड़ेगा, अगर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो हमें पैरेलल सिस्टम को यूज करना चाहिए है ना। तो अब नैन्सी कहता है हाँ आप सही है, जबकि हमारा मेन पॉइंट है कि हम इसको मैजिक इंजीनियरिंग टेक्निक से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सीरियस सिस्टम में फोकस करना कोई पॉइंट नहीं बना रहा। तो एल्डर कहता है ओके तो चलो ट्राई करते हैं। तो अब नैन्सी कहता है लेकिन एल्डर हमने 2 मील को मिस कर दिया, तो चलो कुछ खाना खा के आते हैं। तो एल्डर कहते हैं अच्छा ऐसा है तो क्या हम थोड़ा सा और भी कॉफी पी सकते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे बिजली चला जाता है। तो एल्डर कहते हैं क्या फिर से ब्लैकआउट हो गया, कुछ दिनों से यहाँ पे बार बार बिजली जा रही है। तो अपने एमसी कहता है चलो अभी के लिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डे 6। एल्डर कहते हैं कुछ समय पहले मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं तुमसे मिला ना होता तो कभी भी मैं इस रिसर्च को कंप्लीट नहीं कर पाता। तो अपना एमसी कहते हैं नहीं आप कर लेते। तो एल्डर कहते हैं हाँ तुम बस ऐसा ही कह रहे हो लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। फिर अपना एमसी कहता है लेकिन मैं एक जीनियस हूं ना। फिर एल्डर कहते हैं टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था कि हमारा एयरशिप को अनाउंस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतना ज्यादा एडवांस कर जाएंगे और वो भी इतना ज्यादा कम समय में, और अभी हम सिंसियरली इसके लिए एम कर सके, तो तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो अपना एमसी कहता है एल्डर मानव पावर स्टेशन का कोई सेंस नहीं है। फिर एल्डर कहता है हाँ ये हमारा मैजिक को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से साइन करवा रहा है, मुझे ये पसंद आ रहा है। फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है और कहा जाता है कि मेज ऑस्कर क्रिश्चियन प्लीज वाइस टावर मास्टर के ऑफिस में इमीडिएटली विजिट करो। तो अपना एमसी कहता है हाँ। तो एल्डर कहते हैं तो तुम वहाँ पे जाके आओ, अभी ये मेरा वक्त है कूल बनने का, मैं कैसे भी हो औरोबोरस का बैटरी जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगा, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वाइस टावर मास्टर के पास अपना एमसी आ चुका होता है। वाइस टावर मास्टर कहते हैं कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजली जा रही है। तो अपना एमसी कहता है हाँ ऐसा फील हो रहा है कि ये हर दिन हो रहा है। तो वाइस टावर मास्टर कहते हैं जब ये लाइट बार बार जा रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि हमें हमारा पावर प्लांट को क्लीन अप कर लेना चाहिए। तो अपना एमसी कहता है क्या स्लाइम क्लीनिंग, ठीक है मैं जाता हूँ। तो वाइस टावर मास्टर कहता है तुम्हारा शुक्रिया, हम पहले इसको क्लीन नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे पास ज्यादा लोग नहीं थे और अभी उस पावर प्लांट के करीब बहुत ज्यादा स्लाइम्स है। तो अपना एमसी कहता है क्या मैं उन लोगों को खत्म कर दूं तो यहाँ पे कोई भी ब्लैकआउट नहीं होगा और आप मुझे बताइए कि मैं कब वहाँ पे जाऊँ। तो वाइस टावर मास्टर कहता है तुम कल सुबह 9 बजे जा सकते हो, कल तुम वेरोनिका से मिलना मैजिक टावर के एंट्रेंस में और तुम दोनों साथ में जाना। तो अपना एमसी फनी सा शक्ल बना के कहता है क्या वेरोनिका फ्रेक, क्या इसमें ऐसा कोई चीज है जिसकी वजह से लेवल 4 का मैच जा रहा है लेकिन वो स्लाइम तो लेवल 1 का है। फिर वाइस टावर मास्टर कहते हैं क्योंकि ये एक बेसिक रूल है और रूल ये है कि हमेशा लो लेवल मैच के साथ कोई पावरफुल बंदा जाता है और कुछ समय से वेरोनिका बहुत ज्यादा चिंतित है, तो तुम दोनों अगर साथ में जाओगे तो उसको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिल जाएगा। तो अपना एमसी कहता है ठीक है सर मैं समझ गया। तो वाइस टावर मास्टर कहते हैं हाँ तुम्हारा शुक्रिया। फिर अपना एमसी अपने मन में सोचता है स्लाइम तो बस एक एक्सक्यूज है, वो तो चाहता है कि मैं उस लड़के को कुछ एडवाइस दूं, वो इनोसेंट दिखते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा शार्प है। फिर सीन शिफ्ट होता है, वेरोनिका फिक्स कहती है अगर तुम इतना ज्यादा लेट क्यों हो। तो अपना एमसी कहता है ओह अच्छा गुड मॉर्निंग, लेकिन मैं 5 मिनट पहले ही आ गया हूँ। तो वेरोनिका कहती है अपना मुंह बंद करो और अंदर आ जाओ क्योंकि हमें अभी जाना है। फिर वो वहाँ से चले जाता है। फिर वो लड़की कहती है हे। तो अपना एमसी कहता हूँ। तो लड़की कहती है मैं तुम्हें एडवांस में ही वार्निंग दे रही हूँ, जिस जगह में आज हम जा रहे हैं वो कोई लेक्चर हॉल नहीं है। तो अपना एमसी कहता है हाँ हम माना पावर प्लांट में जा रहे हैं। तो लड़की कहती है नहीं मैं उस बारे में नहीं बोल रही, मैं इस मिशन का इंचार्ज हूँ समझे। हाँ तुम माना थ्योरी को लेके थोड़ा सा नॉलेजेबल हो लेकिन अगर एक्सपीरियंस की बात आए तो मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो अपना एमसी कहता है तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं लेक्चर हॉल के बाहर टीचर की तरह आर्ट ना करूँ। तो वेरोनिका फिक्स कहती है एग्जैक्टली। तो अपना एमसी कहता है फिर उन दोनों में एकदम सन्नाटा हो जाती है। तो अपना एमसी कहता है तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा टायर्ड हो, तुमने कल रात को अच्छे से नहीं सोया। तो वेरोनिका फिक्स कहती है अगर तुम्हें पता है तो तुम अपना मुंह बंद करो, मुझे थोड़ा सा नींद चाहिए। तो अपना एमसी कहता है क्यों, क्या तुम्हें किसी चीज से परेशानी हो रही है। तो वेरोनिका फिक्स गुस्सा करते हुए कहती है मैंने तुम्हें बताया बस 3 सेकंड हुआ है कि ये लेक्चर हॉल नहीं है, तो तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो। तो अपना एमसी कहता है मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो तुम्हें उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए है ना। तो वो लड़की फनी सा शक्ल बनाती है। अपना एमसी अपने मन में सोचता है वेरोनिका फ्लिक्स उसके बारे में यंग ऑस्कर ने अपने जर्नल
जर्नल में लिखा था जिसके पास की इनक्रेडिबल टैलेंट है। मुझे हैरानी हो रही है कि इसके पास किस तरह का टैलेंट होगा जो कि यंग ऑस्कर ने अपने जर्नल में इसके बारे में बहुत ज्यादा बार मेंशन किया है। मैं इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो में नए हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।